तो आचार्य इंदु प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के साथ राशियों की चाल किस तरह से बदलेगी, ग्रहों नक्षत्रों की चाल किस तरह से बदलेगी, किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें सूर्य ग्रहण की, देश के अलग अलग हिस्सों में अब सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और सबसे आखिरी में कहा जा रहा है कि मुंबई में 6:16 पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और इसके बाद इस साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। तो इस साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है। भारत में अमृतसर और जम्मू में, साथ ही मुंबई में शाम 6:15 पर सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से, किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि आपके ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में काम करें, ये हम आचार्य जी से लगातार समझ रहे हैं। सूर्य ग्रहण के समय देखिए कुछ ऐसे कार्य हैं, कहा जाता है, जो नहीं करना चाहिए। कहावत है कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी पवित्र काम को नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी नए काम की शुरुआत हमें नहीं करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें खास तौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है कि उन्हें सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, किसी भी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब देखिए सबके मन में एक सवाल ये उठता है कि कब लगता है सूर्य ग्रहण। तो कहा जाता है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है और इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से अवरुद्ध कर देता है। और आज जो सूर्य ग्रहण इस वक्त पड़ रहा है वो एक आंशिक ग्रहण है। आचार्य इंदु प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आचार्य जी, आप अपनी बात पूरी करें। तो हम ये कह रहे थे कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनको अगस्त तारा बहुत कस के होल्ड करता है इंडियन ओशन में, तो उसकी वजह से हिंद महासागर का पानी बिल्कुल शांत हो जाता है। हमारे यहाँ किंवदंती है कि ऋषि अगस्त तपस्या कर रहे थे तो एक क्रौंच पक्षी ने आकर कहा कि समुद्र मेरे अंडे बहा ले गया। तो ऋषि ने समुद्र से कहा कि दे दो भाई, इस बेचारे के अंडे दे दो। समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी तो अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया। अब ये एक कथानक कहा गया है। ये जो कथानक है, हम तो इसको वेस्टर्नर्स तो उसको मिथक कह देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिथक जैसी कुछ चीज़ है नहीं। इट्स अ मैसेज। वो ये नहीं समझते उसके पीछे मैसेज क्या है, उसको समझने की एबिलिटी उनमें है ही नहीं। अभी उन्हें डेवलप करनी पड़ेगी। कथानक ये है कि जब अगस्त तारा उगता है तो इसके नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स को इतने कस कर उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जकड़ देती है कि इंडियन ओशन का पानी एकदम शांत हो जाता है। This is one of the most important factor in between these two सूर्य ग्रहण। तो ये जो बेलारूस से लाइन आएगी, जो अफगानिस्तान होते हुए भारतवर्ष के उत्तरी हिस्से में है, ये लाइन खतरे में है क्योंकि उधर तो टेक्टोनिक प्लेट्स होल्ड कर रखी हैं इंडियन ओशन में और पृथ्वी के अंदर हलचल मच रही है। तो हमेशा तो सबसे ज़्यादा हलचल इस एरिया में होगी। तो इन दो ग्रहणों के बीच भूकंप की अपेक्षा की जा सकती है। अब वो रेक्टर पैमाने पे कितना होगा, इसे नापने का कोई ज्योतिषी यंत्र हमारे पास अभी नहीं है। हम अपने शास्त्रों को पूरी तरह से अभी री इन्वेंट नहीं कर पाए हैं। अगर मौका मिला तो शास्त्रों को पूरी तरह जान सके तो हम वो भी बताने में सफल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। हमको अपने शास्त्रों के पुनः अनुसंधान, पुनः शोध की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि बेलारूस से शुरू होकर अफगानिस्तान से भारत तक की जो जियोग्राफिकल लाइन आ रही है, इस लाइन पर दो ग्रहणों के बीच भूकंप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि संभावनाओं को समझा जाना चाहिए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, क्रिप्टो करेंसी में जिनकी चर्चा हम पिछले कई महीनों से लगातार कर रहे हैं, हम बार बार आपको हमने न्यू ईयर पे भी कहा था, उसमें जितने उतार चढ़ाव होने हैं वो इन दो ग्रहण के बीच में ही होंगे। क्योंकि 24 दिसंबर को गुरु महाराज मार्गी हो जाएंगे और उनकी मार्गी होते ही फर्क आ जाएगा इस मामले में। तो इसलिए ये दो चीज़ें, एक अच्छा तीसरा एक और देखिए, इसका एक असर रिसेशन पर भी होगा। जो वेस्ट में रिसेशन आ रहा है, आप देखिए, क्या ये एक कोइंसिडेंस नहीं है कि इसी ग्रहण के जस्ट पहले भारतीय मूल के, उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, वो अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, है ना। और ये अभी हम 2 दिन पहले भी आपको ये बात कह चुके हैं
इसकी वजह से डिमांड कम हो गई है। ऐसा कहते हैं वेस्ट में रिसेशन आ गया है, उसकी वजह से वहाँ डिमांड कम हो गई है, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वास्तव में कितना प्रभावित होगा, देखो यहाँ होल्ड करिए। 2 दिन पहले हमने आपसे कहा था, अब समय बताएगा कि कितना प्रभावित होगा। आज ही ऋषि सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन गए। तो लेकिन जो प्रभावित होता दिखाई दे रहा है, इन 2 ग्रहणों के बाद वो तड़ से सेटल हो जाएगा। एंड आई फोरसी ए वेरी वेरी नाइस ईयर आफ्टर 1 ईयर। इस ग्रहण के प्रभाव से देखो अभी जिन परिस्थितियों में ग्रहण बन रहा है, गुरु वक्री है, शनि मकर राशि में है और 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। तो ये 2 ग्रहण बड़े इंपॉर्टेंट हैं विश्व की इकोनॉमी के लिए, विश्व की पृथ्वी के नीचे कुछ झटकों के लिए, और विश्व में जो करेंसी है उसके मामले को लेकर विश्व मुद्रा बाजार आप देखेंगे क्या होगा। मतलब आप देखेंगे कि ग्रहण किसे कहते हैं और उठापटक किसे कहते हैं, ये इस दौरान आपको देखने को मिल जाएगी 2 ग्रहण के बीच। फिर सबके सवाल शांत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि देवी प्रिया, हम लोगों ने इस ग्रहण के बारे में सुंदर चर्चा की। बिल्कुल आचार्य जी, और इसी बीच एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है और मुझे लगता है ये पूछना भी ज़रूरी है, क्योंकि दर्शक इस सवाल का इंतजार भी कर रहे हैं कि माता लक्ष्मी की पूजन की जो चौकी है, जिन लोगों ने कल माता लक्ष्मी भगवान गणपति की पूजा अर्चना की, चौकी आज उठाई नहीं गई क्योंकि सुबह से ही सूतक लग चुका था। तो क्या ग्रहण के बाद आज शाम को माता की चौकी उठाई जा सकती है, कल सुबह का इंतजार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, माता की चौकी नहीं उठाई जाएगी। ये बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। देखिए अभी शाम 4:30 बजे तक अमावस्या है, उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी जो कल दोपहर 2:30 बजे के बाद तक होगी। तो प्रतिपदा तिथि में वो चौकी नहीं उठानी है। कल दोपहर 2:30 बजे से द्वितीया तिथि लगेगी जो परसों दोपहर 12:29 तक रहेगी। तो कल शाम 2:30 बजे से परसों 12:29 के बीच जो चौकी उठाई जा सकती है। ठीक है, तो आज ग्रहण के बाद कतई छूना नहीं। देखो प्रतिपदा को कुछ हिलाया नहीं आता, आप द्वितीया की पूजा के बाद ही सब छुआ जाएगा। ठीक है देवी प्रिया? बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन आज शाम जब ग्रहण के बाद स्नान कर ले तो पूजा अर्चना तो आज की जा सकती है शाम को? हाँ क्यों नहीं, अरे बिल्कुल। वैसे देखो हमने बार बार कहा है कि प्रतिपदा तिथि में कुछ भी नहीं करना है, पूजा अर्चना भी नहीं करनी है, बच्चों को पढ़ना भी नहीं, मस्त रहो। साल में 1 दिन छुट्टी का है ये, पूजा से भी छुट्टी। देखो हम कुछ लोग जो पूजा करते हैं ना, वो अपने आप को पूजा से ऑब्सेस्ड कर लेते हैं। एक साइकोलॉजिकल टर्म है ऑब्सेशन, कि अपने आप को आपने किसी चीज से ऑब्सेस्ड कर लिया। आपने ऊपर पानी पड़ा और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय का पीछे लोगों को अगर शुरू हो गया, ये देयर शुड बी नो ऑब्सेशन इन द लाइफ। सनातन धर्म मनुष्य को मुक्ति करता है। धर्म वो है जो मनुष्य को लिबरेट करता है, मनुष्य को बंधनों में नहीं बांधता। और ये साल में 1 दिन प्रतिपदा के दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, पूजा भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। मन हो नहाओ, नहीं मन है मत नहाओ, जो तुम्हारा मन है करो, वह हाइजीन मेंटेन करो अपना, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं करना है। अब जो करना है वो द्वितीया में, उदया तिथि द्वितीया, या तो आप 26 को 2:30 बजे के बाद कर लीजिए, और या फिर 27 तारीख को उदया तिथि द्वितीया है 12:30 के पहले कर लीजिए, 12:29 के पहले। कोई और सवाल देवी प्रिया? हमारे दर्शक कुछ और जानना चाहते हैं। जी आचार्य जी, सवाल और भी हैं, मैं आगे सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि बाबा विश्वनाथ के कपाट आज 3:30 बजे से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए और कल सुबह सूर्योदय के साथ ही बाबा विश्वनाथ के कपाट खोले जाएंगे। यानी कि कल सुबह ही अब दर्शन हो सकेंगे और कल मंगला आरती भी आचार्य जी नहीं हो रही है। हाँ, वो मंगला आरती चूंकि सूर्योदय के पहले होती है, आज तो आप सूर्योदय से ही दिन की शुरुआत होगी। जी आचार्य जी, अगला सवाल खोल दिया, यही बहुत कर दिया। जी, अगला सवाल ये है आचार्य जी कि चूंकि आज हम अमूमन हर साल ऐसा ही देखते हैं कि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन चूंकि आज ग्रहण था लिहाजा ये पूजा नहीं हो पाई और अब कल गोवर्धन पूजा भी है, भाई दूज का त्योहार भी, दोनों एक साथ है। तो जिन बहनों के भाइयों को सुबह अपने घर से निकलना है तो गोवर्धन पूजा से पहले क्या वो अपने भाई को तिलक कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। अरे भैया, पहले गोवर्धन पूजा होगी,
तब उसके बाद द्वितीया का नंबर आएगा। और अभी कल प्रतिपदा तिथि अपराह्न 2:30 बजे तक लगी रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कोई भैया दूज की पूजा नहीं होनी है। भैया दूज की पूजा कल दोपहर 2:30 बजे के बाद दूज की तिथि लगने के बाद से शुरू करके 26 तारीख को 27 तारीख की दोपहर 12:29 तक है। अब यहाँ पर आप द्वितीया तिथि समझ लो, भैया दूज कब बनाई जाएगी उसको समझ लीजिए। शास्त्रों के मुताबिक भैया दूज अपराह्न व्यापिनी द्वितीया में होता है। अपराह्न व्यापिनी का मतलब यह है कि दोपहर बाद, तो 26 तारीख को दोपहर 2:30 बजे के बाद जब अपराह्न में द्वितीया हो तो भैया दूज की पूजा की जा सकती है। किंतु ये प्रतिपदा विद्या है, और प्रतिपदा जो है वो भी कौन सी, साल की ऐसी प्रतिपदा जिसमें सारे कार्य करने की मनाही है। अच्छा, उत्तर भारत में ज्यादातर लोग उदया तिथि का सत्कार करते हैं। 27 तारीख को दोपहर 12:29 तक है द्वितीया तिथि। अब प्रश्न ये है कि द्वितीया तिथि क्यों अपराह्न व्यापिनी है? क्योंकि एक लोकाचार है कि भाई को इस दिन अपनी बहन के घर जाना चाहिए और उसके यहाँ भोजन करना चाहिए। अब भोजन तो दोपहर में ही करेगा ना। अब बहन को इतना मौका तो दो कि भाई आया है, टीका वीका कर ले, खाने में 2-2:30 बज जाए, तो अपराह्न व्यापिनी ये लोकाचार के मुताबिक है। कहीं भी मध्याह्न में भैया दूज की पूजा का निषेध नहीं है। आज तो 27 तारीख को दोपहर 12:29 तक भैया दूज की पूजा का बेहतर मुहूर्त है। लेकिन अगर कोई अपनी परिस्थितिवश 26 तारीख को करना चाहे तो दोपहर 2:30 के बाद ही कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते किसी हालत में। राइट देवी प्रिया, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बिल्कुल आचार्य जी, और बहुत ही अहम था मेरा ये सवाल, क्योंकि जिन लोगों को भाई दूज का सेलिब्रेशन करना है वो इंतजार भी कर रहे थे कि इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले आचार्य जी एक और सवाल है, और कहा यह जा रहा है कि ये जो ग्रहण है ये खंडग्रास भी है। इसे खंडग्रास भी कहा जाता है, लेकिन इसे ग्रस्ताग्रस्त खंडग्रास भी कहा जाता है। ये ग्रस्ताग्रस्त ग्रहण क्या होता है आचार्य जी? ग्रस्ताग्रस्त नहीं होता बेटा, ग्रस्तास्त होता है। ग्रस्त, ग्रस्तास्त जी, ये इज ए वेराइटी, सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द, ये पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच जो इनके बिंब हैं, इनमें ग्रस्तोदय, अब इसका जो चंद्र ग्रहण होगा वो ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। खग्रास होता है, खंडग्रास होता है, ग्रस्तास्त होता है, ग्रस्तोदय होता है, ये वेराइटीज। ठीक है, तो ये सूर्य ग्रहण ग्रस्तास्त खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। अगला चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। जी आचार्य जी। आचार्य जी मेरा अगला सवाल बिल्कुल, क्योंकि लगातार हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनके सवाल भी आ रहे हैं, और जैसे कि हम शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि सूर्य ग्रहण आपदा या अवसर, ग्रहण का प्रभाव हमने अभी आचार्य जी आपसे समझा कि किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ना है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ग्रहण हमेशा अशुभ प्रभाव ही डालता है या फिर शुभ प्रभाव भी इसका पड़ता है ग्रहों पर, राशियों पर? कितनी राशियों में तो हमने शुभ बताया है। अभी देखो, वृष राशि में हमने अच्छा बताया, हमने कन्या में अच्छा बताया, अभी और राशियों में भी हम अच्छा बताएंगे जिसके लिए अच्छा प्रभाव। देखो, हमारा जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो पूर्ण है, वो अधूरा नहीं है, वो केवल अच्छा अच्छा नहीं है, वो अच्छा भी है और बुरा भी है। क्योंकि ईश्वर में क्या है, ईश्वरीय प्रकृति में अगर दिन है तो रात भी है, अगर सत्य है तो असत भी है, सत है, रज है, तम है, तीनों गुण मौजूद हैं, है ना। तो ऐसे ही ईश्वर अधूरा नहीं है, वो संपूर्ण है। हमारा ईश्वर कोई एकांगी नहीं है, वो संपूर्ण है, उसमें सब कुछ समाया हुआ। तो वैसे ही कोई ग्रहण केवल बुरा नहीं हो सकता। ग्रहण जिन चीजों को लेकर बुरा है वो सबके लिए बुरी है, लेकिन ग्रहण के बाद प्लेनेट अर्थ पर जो प्लेनेटरी पोजीशन है, जो प्लेनेटरी मूवमेंट है, वो किसके लिए कैसा इंपैक्ट लेकर आया है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अभी 6 राशियों की चर्चा कर ली, अभी 6 राशियां और बाकी, उनकी भी चर्चा करेंगे।
बिल्कुल बाजार में क्या हालत है इसकी भी चर्चा करेंगे, क्या महंगा होगा। जी आचार्य जी, हम तुला राशि की बात करें, लेकिन उससे पहले एक और आखिरी सवाल इस वक्त मेरे मन में है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस वक्त अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं। चूंकि कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के बाद स्नान जरूरी हो जाता है, स्नान करना चाहिए, पवित्र हो जाना चाहिए, लेकिन जिन लोगों की मान लीजिए कि लेट नाइट शिफ्ट है या जो देर तक दफ्तर में रहने वाले हैं, जो इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए उपाय है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः स बाह्य अभ्यंतर शुचिः। आप पवित्र हों अथवा अपवित्र हों, किसी भी अवस्था से होकर गुजरे हों, ग्रहण से होकर गुजरे हों, मेक्स नो डिफरेंस। वन हु रिमेंबर्स पुंडरीक आंख वाले कमल नयन भगवान नारायण को स्मरण करते हैं, वो सब आहे अभ्यंतर शुचि, अंदर और बाहर से शुचि हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। भाव स्नान करो, अगर फिजिकल स्नान नहीं कर सकते तो भाव स्नान करो। आप 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अपने अंदर जाइए, नेत्रों को बंद कीजिए, भावपूर्वक स्नान कीजिए और उस स्नान से स्नात होकर नारायण को स्मरण करके धवल धवल उज्ज्वल भगवान भोलेनाथ को स्मरण करिए, जगदम्बा को स्मरण करिए। आप अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाएंगे। देखो भाई, एक सुपर डुपर कंप्यूटर है ऊपर, उसका नाम है भगवान, और भगवान भावना के भूखे हैं। वहां हर एंट्री बिल्कुल सही ढंग से फीड होती है, वहां उस तराजू में कोई पसंगा नहीं। उनको मालूम है कि हमारा ये बच्चा ऑफिस में है। जिस समय आपने भाव से, मन से स्नान किया, प्रभु आपको अपनी करुणा की वर्षा से अवश्य पवित्र करेंगे। आप फिजिकल स्नान नहीं कर सकते, जब मौका मिले तब कर लीजिएगा, फिलहाल आप भाव स्नान कीजिए। मैं पुनः मंत्र पढ़ता हूं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः स बाह्यभ्यंतरः शुचिः। ओम पुंडरीक्षः पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुंडरीकाक्षः पुनातु। आचार्य जी, मैं देखो अभी आपने कहा था ये आखिरी सवाल है, आखिरी नहीं, आप और पूछिए, और जितना पूछता पूछिए। बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं लगातार YouTube भी देख रही हूँ कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो लोग सवाल भी कर रहे हैं। तुला राशि की हम बात करें, लेकिन उससे पहले एक दर्शक का मैं यहाँ पर सवाल ले लेती हूँ। वो पूछना चाह रही हैं कि मंगलवार का व्रत भी कुछ लोग रखते हैं, चूंकि आज पूजा अर्चना हुई नहीं है, तो अब वो अपना व्रत कैसे खोलें? हाँ, अब बेटा सूर्य ग्रहण जब खत्म हो जाए तो उसके बाद आप अगर घर पे हैं तो नहा धो लीजिए और उसके बाद अपना व्रत खोल लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। 6:32 पे खत्म है सूर्य ग्रहण। जी आचार्य जी, अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। हाँ, तो तुला राशि वालों, आमदनी का स्वामी अपनी नीच राशि में आया है और केतु के साथ दूषित भी है। धनेश मंगल भाग्य स्थान पर है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि तुला लग्न में मंगल अकारक होने के बावजूद मनुष्य की भारी हानि नहीं कराता। यहाँ पे ठहरो एक सेकंड और समझ लो जरा ऐसा क्यों है। तुला लग्ने तु जातस्य धन सप्तम नायकः। तुला लग्न देखो, काल पुरुष की जन्मपत्रिका मेष लग्न की है और तुला लग्न उसके जस्ट अपोजिट है। तो जो प्लैनेट्स तुला लग्न में उच्च राशि के होते हैं, काल पुरुष की जन्मपत्रिका में वो नीच के हो जाते हैं, और जो प्लैनेट्स तुला लग्न में नीच राशि के होते हो काल पुरुष की जन्मपत्रिका में उच्च के होते हैं। इसीलिए तुला लग्न में मंगल अकारक होने के बावजूद, मतलब मंगल मार्केश होने के बावजूद धन सप्तम नायक, सातवें और धन यानी सेकंड हाउस का नायक होने के बावजूद नुकसान नहीं करता। आपको इस दौरान जो भी हानि होगी वो सूर्य के कारण होगी। इसलिए सूर्य के उपाय करें और दिसंबर माह के बाद सूर्य देव को जल देने और अन्य सामान्य उपाय करने से यह हानि रुक सकती है। आपके रोग और शत्रु सक्रिय रहेंगे। यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आपको विशेष रूप से सतर्कता बरतनी चाहिए। ये समय जरा सी लापरवाही से आपकी डायबिटीज को बिगाड़ सकता है। अस्तु आपको किसी शिक्षालय में कुछ दान देने या मंदिर के पुजारियों को कुछ दान करने से लाभ होता दिखाई देगा। 24 नवंबर को गुरुदेव के मार्गी होने का कोई विशेष असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं होगा।
उल्टा आपको इस दौरान विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ये भी ध्यान रहे कि यदि आपके जीवन साथी घर से दूर हैं या परदेश में हैं तो उनकी आमदनी बढ़ने के आसार। आचार्य जी, सीएम योगी आदित्यनाथ सूर्य ग्रहण को लेकर इस वक्त कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं भी आया था तो मेरी जिज्ञासा थी कि वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मांड की इस अद्भुत घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और किस रूप में क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तारामंडल गोरखपुर की ओर से इसकी व्यवस्था की गई थी। मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है। और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं केवल उसी जिज्ञासा के साथ आज यहाँ पर आया था। एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की थी यहाँ पे इन सभी उस रहस्य को देखने के लिए भी। और हम लोगों ने देखा कि आंशिक सूर्य ग्रहण को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसको भी अवलोकन किया। विज्ञान और शास्त्र कुछ अलग अलग कहते हैं। शास्त्र और विज्ञान तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि इस ब्रह्मांड मंडल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। आचार्य जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, हम अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगर अनुमति हो तो सीएम योगी साहब के इस बयान पर मैं भी कुछ टिप्पणी करूं। जी जी आचार्य जी, बिल्कुल आपकी अनुमति है। अभी कुछ महीने पहले अमर उजाला ने वहाँ पे गोरखपुर में एक ज्योतिष सम्मेलन कराया था। उस सम्मेलन में योगी जी ने ज्योतिषियों को संबोधित करते हुए बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही थी। लगा था कि उससे ये सही डायरेक्शन में रिसर्च को ये डायरेक्शन देने वाले हैं। अगले दिन सुबह हमने उनसे व्यक्तिगत हमारी भेंट भी हुई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। उस दिन में हमने उनका ध्यान आकृष्ट कराया था और ज्योतिष के क्षेत्र में निरंतर शोध और अनुसंधान के लिए जो पॉजिटिविटी उनसे मिलती है, आज भी देखिए उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश में ज्योतिष की जो दुर्गति है उसे अगर योगी जी जैसे नेता रहे तो निश्चित ही सद्गति प्राप्त होगी। अवश्य हमारे देश में एक बार पुनः ज्योतिष अपनी उन्नति करेगी, उस पर नए शोध होंगे, नए अनुसंधान होंगे। मैं योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इनके इस इंटरेस्ट लेने के लिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका मार्गदर्शन हमारे विश्वविद्यालयों को मिले, शिक्षा उस क्षेत्र में आगे बढ़े। और आइए अब चलते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, इस वर्ष के उत्तरार्ध में आपको विशेष लाभ होने का योग दिखाई दे रहा है। दिन पर दिन आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। नए व्यापार को स्थापित करने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए तो इस दौरान आपकी कोशिशें सार्थक होंगी। आपको इस दौरान कोशिश जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये वो समय है जब आपके द्वारा बोया गया बीज बड़ा वटवृक्ष बन सकता है। व्यापार के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने की चेष्टाएं निश्चित रूप से आपको उत्तम फल देंगी। समय अनुकूल है, आपको बेधड़क होकर आगे बढ़ना चाहिए। बहती धारा के साथ आपको अपने पांव भी पसारने चाहिए और हाथ भी चलाने चाहिए। जो लोग कंप्यूटर के व्यापार में हैं या जो लोग सुगंध का व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए ये समय विशेष रूप से फेवरेबल है। लेकिन जो लोग मांस, चमड़े और शराब के व्यवसाय में हैं उन्हें सतर्कतापूर्वक अपने इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो लोग कृषि या उससे संबंधित किसी व्यापार में हैं तो ये समय आपको 28 दिसंबर के बाद विशेष लाभ देने वाला साबित हो सकता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि परिवार से दूर विदेशों में नौकरी कर रहे लोगों के लिए इस समय स्वदेश लौटने और पुनः विदेश में अपने पैर जमाने के लिए अवसर अनुकूल है। अगर वो चाहें तो स्वदेश आकर या विदेश में ही अपने व्यापार का प्रसार कर सकते हैं।
अपने व्यापार की वृद्धि कर सकते हैं, बेहतर नौकरी हासिल कर सकते हैं, बेहतर आर्थिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को उन्नति के रास्ते पर ले चलने में कामयाब हो सकते हैं। और अब बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह समय जीवन का स्वर्णिम समय है। इस समय किसी भी दिशा में किए गए प्रयासों से लाभ होगा। वर्ष की इसी अवधि में चौथे स्थान पर गुरु का गोचर अत्यंत लाभकारी है। कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में बुध का गोचर निरंतर आर्थिक प्रगति का संकेत दे रहा है। कामना पूर्ति में सूर्य का गोचर सिर्फ थोड़े दिन ही बाधक है। अगर आपकी कोई संतान विदेश गई है तो उसे इस अवधि में विशेष लाभ होगा। यदि आप स्वयं विदेश में उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं तो दीपावली के बाद किए गए प्रयासों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको अपनी तिजोरियों को भरने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना होगा। अत्यंत न्यायपूर्ण मार्ग पर चलकर आपको सहज ही नित्य धनागम होता रहेगा। भूमि, भवन और वाहन का अत्यंत उत्तम सुख आपको प्राप्त होगा। अयाचित अधिकार और अयाचित प्रेम, यानी बगैर मांगे गए अधिकार और बगैर मांगे गए प्रेम आपको दीपावली के बाद से निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि जीवन में आने वाले अवसरों को पहचान कर तदनुकूल निर्णय लेते रहें, कार्यवाही करते रहें। नए साल में आपको बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य करने, यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करने, बहुत सा आर्थिक लाभ हासिल होने और जन सामान्य का लोकप्रिय नेता होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दौरान शत्रुता छोड़कर आपके मित्र बन जाएंगे। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं उन्हें आपके आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। समय की धारा आपको एक ऊंचे पद और भारी यश का भागीदार बना देगी। साथ ही आपका आर्थिक भविष्य उज्जवल होगा। इस बीच आपको विदेश यात्राओं के अवसर भी प्राप्त होंगे। ये यात्राएं व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होंगी और इन यात्राओं से आने वाले समय में आपके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। उम्मीद करता हूं देवी प्रिया कि क्या आप मुझे आगे चलने के लिए कहेंगी या कहेंगी कि हम रुकूं थोड़ी देर, कोई नए चित्र आए हों, कोई नई सूचना आई हो या कोई नया प्रश्न आपके चित्त में आया हो या हमारे दर्शकों ने किया हो तो हम लोग उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। जी आचार्य जी, मैं नई तस्वीरें जरूर एक बार अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। बनारस के अलग अलग घाटों की तस्वीरें, इसके अलावा हरिद्वार से भी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मानो आस्था का जनसैलाब इस वक्त उमड़ आया है। भारी संख्या में लोग स्नान करने के लिए देखिए इन पवित्र नदियों में पहुंचे हैं और कहा जाता है कि पवित्र नदियों में डुबकी लगाने मात्र से हमारे ऊपर जो पाप होते हैं वो टल जाते हैं। आचार्य जी, मैं चाहूंगी ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं, पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का इतना ज्यादा महत्व खासतौर पर सूर्य ग्रहण के बाद क्यों होता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो देवी प्रिया, क्या है कि एक महाविद्या स्तोत्र है। महाविद्या स्तोत्र में महाविद्या कहती है कि गंगादि पुलिनो जाता पर्वतेश वनांतरे, रुद्रस्य हृदय जाता विद्या हम काम रूपिणी। मैं गंगा आदि नदियों पर पैदा हुई हूँ, मैं पर्वतों पर पैदा हुई हूँ, मैं वनांतर में पैदा हुई हूँ, मैं रुद्र के हृदय में उत्पन्न होती हूँ। यह है घर्षण विद्युत। आप सोचो, आप अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पर रगड़ो तो यहाँ गर्म हो जाएगा। एक पानी गंगोत्री से निकलकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए जिस हवा से रगड़ खा रहा है वहां एक खास किस्म की इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती। हजारों किलोमीटर लंबा वन है, उसके पत्ते हिल रहे हैं, लगातार इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। ऊंचे पर्वत शिखरों पर हवाएं तेजी से चल रही हैं, हवाएं पत्थर को रगड़ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, बिजली घर्षण विद्युत पैदा हो रही है। ये जो विद्युत प्रवाह जो अनदेखा है, जो अनजाना है, ये हमारी ऑरा को धो देता है। ऑरा क्या है? इट्स मेड ऑफ फ्री आयंस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ह्यूमन बॉडी का जो इनटेक है वो स्टैटिक एनर्जी है, जो रिक्वायरमेंट है वो काइनेटिक एनर्जी है। काम करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए। हम खाते हैं खाना स्टैटिक एनर्जी है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ स्टैटिक एनर्जी into kinetic energy in mitochondria of the animal cell, some atoms are being broken। लगातार लाखों परमाणु विस्फोट हमारे शरीर में हो रहे हैं, जैसे आकाशमंडल में हो रहे हैं।
यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो ये जब एटम टूटता है तो ये फ्री आयंस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारी 72,000 नाड़ियों से तैरते हुए हमारे चारों ओर आकर इकट्ठे होते हैं, हमारी प्रभा मंडल बनाते हैं, हमारी ऑरा बनाते हैं, और ये वही ऑरा है जो मृत्यु के समय सिकुड़ जाती है। पहले वैज्ञानिक कहते थे कि जब डेथ होती है तो बॉडी से प्रोटोप्लाज्म गायब हो जाता है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य की डेथ के समय प्रोटोप्लाज्म गायब हो जाता है और उसकी ऑरा सिकुड़कर उसके अंगूठे के आकार की हो जाती है। हमारा गरुड़ पुराण कहता है कि यम आता है और हमारी जीवात्मा को, जो कि हमारे अंगूठे के आकार की होती है, अपने पार्श्व में बांधता है और ले जाता है। ये ऑरा हमारे और कॉस्मोस के बीच ब्रिज इन बिटवीन करती है। और जब कभी भी कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क, नेगेटिव या पॉजिटिव स्पार्क कॉस्मोस में होता है, वो हमारे शरीर पर आता है। हम जैसे ही उस पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, उस घर्षण विद्युत में, हम नदी और पानी विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक है, सबसे बड़ा सुचालक है। जैसे उसमें हम डिप करते हैं वो निगेटिविटी हमसे छट जाती है। दिस इज द ओनली साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन अवेलेबल ऑफ तीर्थ स्नान। जी आचार्य जी, अब हम मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मकर राशि वालों, ग्रहण के बाद का समय आर्थिक दृष्टि से न तो कमजोर है और न ही बहुत उत्साहवर्धक। आपको अपने समय को उत्तम बनाने के लिए प्रयास करना होगा। अगर आप टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में हैं तो आपको उत्तम लाभ हो सकता है। अधिकांश समय आपकी प्रकृति उदासीन रहेगी। कार्यस्थल पर बार बार षड्यंत्रों का शिकार होने से आपकी प्रगति में और आर्थिक प्रवाह में बाधाएं आती रहेंगी। भाग्येश बुध लगातार आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता रहेगा। भाई बहनों से भी आपको प्रचुर मात्रा में सहयोग प्राप्त होगा। शत्रुओं का दमन करने में भी आप सफल रहेंगे, लेकिन इस सब से आपकी आर्थिक स्थिति नेगेटिवली प्रभावित हो सकती है। जॉब में चल रहे उपद्रवों से भी आपको अगले साल 12 मई के बाद पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। उस समय आपको राज्य लाभ के साथ भूमि, भवन और वाहन का लाभ भी होगा। आपको अपने इस समय को समझ बूझकर धीरे धीरे और शांत भाव से अपनी परिस्थितियों का आकलन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। आपको जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर बाजार और अचानक धन लाभ कराने के प्रलोभनों से बचना चाहिए और खुद को दूर रखना चाहिए। इन चीजों में आपको लाभ के बजाय हानि की संभावना ज्यादा है। 4 महीने बाद लग्न में सूर्य का गोचर आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ गड़बड़ कर सकता है, सतर्क रहिए। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, ग्रहण के बाद आने वाले समय में आपको अपना हर निर्णय सुविचारित ढंग से लेना होगा। आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। आपको लगातार खर्चे परेशान कर सकते हैं। हालांकि आप भरपूर पराक्रम करेंगे और जल्दी ही मंगल की मदद से आप रोग और शत्रु पर विजय पाने में निश्चय ही कामयाब रहेंगे। नवंबर के उत्तरार्ध और दिसंबर की शुरुआत में आपको करियर में तरक्की का बेहतरीन मौका मिलेगा। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आपको कुछ खर्चे नजर आएंगे, लेकिन उस समय आपकी आमदनी भी आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करेगी और आप उन खर्चों से बाहर निकलने में कामयाब होंगे। आपकी कल्पना शक्ति भी आपकी मददगार साबित होगी। आप अपने पराक्रम से हर परिस्थिति को काबू में करके घटनाक्रम को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर देंगे। देवी प्रिया, क्या मैं अगली राशि, आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात करूं? जी आचार्य जी। मीन राशि वालों, ग्रहण के बाद का समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से खर्चों से भरा रहेगा, लेकिन आमदनी का प्रवाह अभी कम नहीं होगा। आपके सभी खर्चे पूरे होंगे, बचत भी होगी और आपका पराक्रम लगातार आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। ग्रहों के गोचर के मुताबिक जीवन साथी से कुछ कटु वाद विवाद आपके लिए अच्छा नहीं साबित होगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने दाम्पत्य जीवन का सही ढंग से निर्वाह करके इस थोड़े से समय को पार करना चाहिए। ये विरोध दिसंबर के बाद लगभग समाप्त हो जाएगा। ये समय सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। अगर आपकी आमदनी और संपदा का आकलन किया जाए तो ग्रहण के बाद कुछ महीनों में आपको केवल एक ही जगह नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं और वो है आपका दाम्पत्य जीवन। अगर आप सफलतापूर्वक इन परिस्थितियों का मुकाबला करके इनसे निकलने में कामयाब हो गए तो ग्रहण के बाद का समय आपके लिए अच्छी आर्थिक स्थिति का संदेश लेकर आया है। आने वाले समय में आपको आपके पराक्रम के मुताबिक
पूरे परिणाम मिलेंगे, आपको अपने काम का क्रेडिट मिलेगा और आप अपने जीवन को संवारने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, और लगातार देखिए सूर्य ग्रहण की तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे थे, और आस्था का जन सैलाब पवित्र नदियों में इस वक्त कैसे उमड़ा है। लोग स्नान ध्यान करने के लिए भी पहुंच चुके हैं। हमने हरिद्वार की तस्वीरें दिखाई, बनारस के अलग अलग घाटों की, प्रयागराज की तस्वीरें भी दिखाई, और देखिए ये प्रयागराज से तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं। आज दिन भर लोगों ने इंतजार किया और अब सूर्य ग्रहण के बाद लोग स्नान करके पवित्र होने की यहाँ पर देखिए जो परंपरा है उसे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और आचार्य जी, इससे जुड़े हुए भी कई सवाल मेरे मन में है, लेकिन यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।